चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है और क्वेश्चन 42 कॉलम 1 ए वाला सेक्शन हम पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, द होली डिप एट कुंभ इन प्रयागराज ऑन शिवरात्रि। ठीक है, तो ये कुंभ का जो मेला होता है उसमें आप लोगों को पता है कि प्रयागराज जो है, जिसको काशी बोला जाता है, वहां पर इलाहाबाद भी जो है वहां पर जो है क्या होता है, कुंभ के मेले में हम लोग शिवरात्रि के ओकेजन की यहाँ पर बात हो रही है कि क्या हुआ, द होली डिप हुआ। डिप मतलब डुबकी लगाई गई। ठीक है, अब उसके बाद देखना है कि किससे क्या मैचिंग होने वाला है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। बी वाला पॉइंट क्या है हमारा, द एंशिएंट क्लासिक्स टू कंटेम्पररी राइटिंग, कि ये जो पुरानी क्लासिक्स है, क्लासिक का मतलब कुछ पुरानी कुछ राइटिंग्स है, कुछ वेद है, शास्त्र है, इस तरह की कोई ऐसी बात हो रही है, कोई लेख, कोई नॉवेल, इस तरह का टू कंटेम्पररी राइटिंग। कंटेम्पररी जो एक स्टाइल होता है लिखने का, उसको कंपेयर किया जा रहा है किससे, एंशिएंट क्लासिक से, वो है। उसके आगे क्या है, थर्ड वाला सी वाला आप देखो, सेल्फ सफिशिएंसी इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्प विलेजेस टू। देखो, सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है आत्मनिर्भरता। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी जो है इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, अपना स्वयं अपना ख्याल रखें, अपना स्वयं किसी पर निर्भर ना हो, विदेशी ताकतों पर निर्भर ना हो। उसी तरीके से गांव, हर एक गांव जो है वो भी आत्मनिर्भर बने। तो उसी सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। आप देखो कि सेल्फ सफिशिएंसी इन फ्रूट्स, फलों में, और वेजिटेबल्स में उसने हेल्प किया, किसको, विलेजेस को, गांवों को मदद किया, किसमें, डैश में। तो वो हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड कॉलम का जो आपका डी वाला फर्स्ट पार्ट है वो लिखा है, चिल्ड्रन व्हेन द विलेजेस रिमेन कट ऑफ द इन मॉनसून। क्या यहां पर है, कुछ इस तरह से बात हो रही है कि बच्चे, और ये उसके बाद व्हेन है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है, और एक नया सेंटेंस है कि बच्चे, और उसके बाद जब विलेजेस जो है वो क्या है, रिमेन कट ऑफ, रिमेन कट ऑफ। अच्छा, ये ऑफ जो है ये डबल ऑफ आने वाला है। कट ऑफ का मतलब होता है अलग होना, सेपरेट होना। ठीक है, कट ऑफ का मतलब होता है क्या होना, सेपरेट होना। ठीक है, उससे अलग थलग पड़ जाना, वो यहां पर मीनिंग है। तो ठीक है, चिल्ड्रन, जबकि विलेजेस जो है वो क्या हो जाते हैं, इन मॉनसून। मॉनसून का मतलब होता है बारिश का जो मौसम है, उस टाइम में, बारिश के मौसम में उसको मॉनसून कहा जाता है। आप लोगों को पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, खासकर कर जहां नदी नाले वगैरह होते हैं वो उफान पर आ जाते हैं, और उसके कारण गांव का जो संपर्क है मुख्य मार्ग से या मुख्य शहर से बिल्कुल कट जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके की यहाँ पे कुछ बात है। ई वाला पॉइंट आप देखो, सॉ रिच अमलगम ऑफ फॉरेन प्रोडक्शंस। क्या बोला जा रहा है कि सॉ रिच अमलगम। अमलगम का मतलब होता है मिश्रण। ठीक है, अमलगम का मतलब होता है जुड़ाव, मिश्रण। ठीक है, एक समावेश जिसको बोला जाता है, कॉम्बिनेशन जिसको बोला जाता है। ठीक है, कंबाइनिंग जिसको बोला जाता है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक एकदम जुड़ाव, चिपकना एक तरह से, है ना। तो एक बहुत मजबूत जुड़ाव देखा गया, किसका, फॉरेन प्रोडक्शंस का, विदेशी जो प्रोडक्शंस है उनका एक अमलगम देखा गया। ठीक है, ये हमारा इसका मीनिंग है। एफ वाला हम देखते हैं, सिग्निफाइज क्लींसिंग ऑफ द सोल एंड साल्वेशन ऑफ डिवोटीज। तो ये कुछ धर्म के बारे में या कुछ धार्मिक सेंस में यहां पर बात हो रही है कि ये सिग्निफाई करता है, ये दर्शाता है। क्या दर्शाता है, क्लींसिंग ऑफ द सोल, की आत्मा की स्वच्छता, है ना, आत्मा का एकदम स्वच्छ होना। और क्या सिग्निफाई करता है, साल्वेशन ऑफ डिवोटी। साल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष। तो डिवोटीज का क्या दर्शाता है, मोक्ष की प्राप्ति को बताता है। ठीक है, कि भक्तों का मोक्ष जो है उसका रास्ता जो है वो साफ करता है। ठीक है, तो इस तरह की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सा वाला पॉइंट किस पॉइंट से कॉलम बी में मैच करता है। आप देखो फर्स्ट वाला,
होली डिप एट कुंभ, कुंभ में जो पवित्र डुबकी जो लगाई जाती है प्रयागराज में शिवरात्रि के ऊपर, उससे क्या होता है ये ध्यान देना। देखो ध्यान देना दोस्तों, यहां पर एक जो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट की जगह पर ज्यादातर नाउन लगता है और ऑब्जेक्ट की जगह भी नाउन लगता है। तो ये इतना छोटा सा आपका स्ट्रक्चर है पर बहुत मदद करता है, ठीक है ना, एरर या खास करके हमारे कॉलम सॉल्व करने में। अब आप देखो कि होली डिप, अब यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या है, डिप, डुबकी लगाना जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। तो ये यहां पर आपका सब्जेक्ट हो गया, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं कहां पर ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं, एट कुंभ और इन प्रयागराज, वो सब ऑन शिवरात्रि, ये सारी की सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं। मतलब आपका ये सब्जेक्ट है और उसके बाद यहां से लेकर, ध्यान देना, यहां तक बिल्कुल एक्स्ट्रा चीजें हैं। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद कोई वर्ब आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। देखो जरा ए से किस किस का ऑप्शन है अवेलेबल हमारे पास दोस्तों, ए से हमारे पास एफ है। चलिए देख लेते हैं, ए से डायरेक्ट एफ पर देखो, डी और ई देखना ही नहीं, क्यों, क्योंकि ए से और कोई ऑप्शन है नहीं। तो देखो क्या लिखा है, सिग्निफाइज, क्या लिखा है दोस्तों, सिग्निफाइज क्लिंसिंग ऑफ द सोल एंड साल्वेशन ऑफ डिवोटीज। तो बिल्कुल ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो सिग्निफाइज आपका क्या है, वर्ब है। और सबसे बड़ा हिंट, सबसे अच्छी जो ट्रिक वो आपको मैं बताऊं क्या है, कि ये आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है। ये सिंगुलर वर्ब है, इसके साथ एस या ई एस लगा है। और एस ई एस कब लगता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक है ना दोस्तों, सब्जेक्ट हमारा एक वचन होता है। अब यहां आप देखो कि यहां डिप लगाना, डुबकी लगाना, वो आपका सिंगुलर है, एक वचन है, मतलब बिल्कुल यहां पर सही होगा, इसमें कोई इशू नहीं। कि ये जो ये क्या दर्शाता है, ये जो हम डिप लगाते हैं, ये जो हम डुबकी लगाते हैं कुंभ में, ये हमारा क्या सिग्निफाई करता है, क्या दर्शाता है, हमारे आत्मा की का पवित्र होना, क्लींजिंग का मतलब उसकी सफाई होना, और डिवोटी जो है, भक्त जो है, उसको मोक्ष की प्राप्त होना। ऐसा करने से ये होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बिल्कुल यहां पर ए और एफ का पेयर आपका बन रहा है, ठीक। तो फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं बाकी भी कि कोई एरर तो नहीं, ठीक है, कोई गलती तो नहीं की हमने, तो सारा चेक कर लेते हैं। हालांकि ये हमारा आंसर आपके सामने आ गया दोस्तों। देखते हैं सेकंड वाला होगा कि नहीं। बी और ई का क्या लग रहा है, देखो जरा, फ्रॉम एंशिएंट क्लासिक्स टू कंटेम्प्रेरी राइटिंग, कि वहां से लेकर वहां तक, इस तरीके से बोलते हैं ना कि फ्रॉम हिज बर्थ टू हिज ग्रेजुएशन, मतलब उसके जन्म से लेके उसके ग्रेजुएशन तक। तो इस तरीके से बोलना है तो हम ऐसे शुरू करते हैं कि वहां से लेकर वहां तक, ठीक है। तो एंशिएंट क्लासिक, पुरानी क्लासिक्स, कुछ नॉवेल वगैरह है, ग्रंथ वगैरह है, वहां से लेकर आज के जमाने की जो राइटिंग है, जो कंटेम्पररी, आज के समय की जो राइटिंग है, कंटेम्पररी का मतलब होता है प्रेजेंट। क्या मतलब होता है दोस्तों, प्रेजेंट, कि आज के समय की जो राइटिंग है वहां तक क्या हो रहा है, बताओ जरा, कोई मैचिंग होगा, बी के साथ ई होगा। फ्रॉम एंशिएंट क्लासिक्स टू कंटेम्पररी राइटिंग सॉ अ रिच अमलगम ऑफ फॉरेन प्रोडक्शंस, कि वहां से लेकर वहां तक सॉ देखा गया, तो राइटिंग टू दिस देखा गया। अब किसके द्वारा देखा गया, यहां पर वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम क्लासिक मतलब यहां पर आपका सब्जेक्ट तो है नहीं, ये तो सब एक्स्ट्रा चीजें में आ गया, सब्जेक्ट तो है नहीं। तो ये 100 जो है, क्या 100 किसने देखा, किसके लिए देखा, इसका कोई आंसर हमको पता नहीं चल रहा है, मतलब इसका सब्जेक्ट मिसिंग है, मतलब आपका ये नहीं होने वाला है, ठीक है। अब सी और डी भी देख लेते हैं एक बार। देखो सी क्या लिखा है, सेल्फ सफिशिएंसी इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्प विलेजर्स टू, क्या है, हेल्प विलेजर्स टू चिल्ड्रन। अरे भाई विलेजर्स है, विलेजेस है, फिर टू है, तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, टू के बाद वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म आता है, यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। चिल्ड्रन, व्हेन, विलेजेस, ये कुछ और आ रहा है तो मतलब ये भी आपका नहीं होगा। और सी और ई भी देख लेते हैं। अच्छा, सी ई ही हम लोग देख रहे हैं ना, सी डी देख लेते हैं ना, हाँ सी डी नहीं होगा, सी ई देख लेते हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी, फ्रूट, वेजिटेबल, विलेजेस, और उसमें अच्छा ये आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है दोस्तों, सॉ नहीं होगा, सी होगा, ठीक है। क्या होना चाहिए, सी होता तो हम मानते। सेल्फ सफिशिएंसी इन फ्रूट वेजिटेबल्स हेल्प विलेजेस टू सी अ रिच अमलगम ऑफ फॉरेन प्रोडक्शंस, ये भी आपका मीनिंग वाइज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन भी गलत और नन तो होगा नहीं, आंसर आपके सामने ऑलरेडी है दोस्तों। ए और एफ केवल एक ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर, एक ही मैचिंग हमारा यहाँ पर राइट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रही है, आप लोग सीखते जा रहे हो कुछ नया, हर एक क्वेश्चन के माध्यम से नई नई चीजें आप सीख रहे हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। और आप देखो अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन हमारा 43 वाला ये है, पढ़ते हैं। द कन्विक्शन वॉज नॉट चैलेंज्ड एंड द कोर्ट वॉज, आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं बी वाला। इफ वी आर एबल टू पुट माइंड्स एट रेस्ट फॉर सम टाइम, क्या बोला जा रहा है कि इफ वी आर एबल टू पुट माइंड एट रेस्ट फॉर सम टाइम, एक्सप्लेनेशन बाद में, पहले पूरा इसको पढ़ लेते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ वेजिटेशन अफेक्टेड बाय कंस्ट्रक्शन, कॉलम बी का डी वाला आप देखो क्या लिखा है। इट वुड बी एब्सोल्युटली डिलाइटफुल फॉर ऑल ऑफ अस, आगे देखते हैं। ई वाला, रिक्वेस्टेड टू टेक अ लेनिएंट व्यू इन द मैटर। एफ वाला पॉइंट आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट लाइज विथ लिमिट। तो एक एक करके इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। देखो क्या लिखा है, द कन्विक्शन वॉज नॉट चैलेंज एंड द कोर्ट वॉज, है ना, इस तरीके से ये आपका लिखा है। देखो ये जो कन्विक्शन है, कन्विक्शन का मतलब होता है कि जो फैसला दिया जाता है, ठीक है, जो परिणाम जो है सजा का जो प्रावधान, या आप इसको बिल्कुल फैसला करके समझो। तो ये जो फैसला है वॉज नॉट चैलेंज्ड, उसको क्या नहीं किया गया, उसको आगे हायर कोर्ट के अंदर जो है उसको चैलेंज नहीं किया गया, ठीक है, उसको वैसे ही रहने दिया गया। तो वॉज नॉट चैलेंज, और क्या हुआ, द कोर्ट वॉज, ध्यान देना, कोर्ट वॉज। अब यहां पर देखो क्या लिखा है, वॉज है। अब वॉज ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। अब इसके बाद क्या हो सकता है, या तो आपका अगर ये पैसिव फॉर्म में अगर हम लिखेंगे, ठीक है ना, पैसिव वॉइस के फॉर्म में लिखेंगे तो उस कंडीशन में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ठीक है ना। अब आप देखो ऑप्शन आपके पास क्या है, ए में ए के साथ ई है, देख लेते हैं। तो ई में हमारा क्या लिखा है, वॉज रिक्वेस्टेड, इस हिसाब से बिल्कुल यहां पर सही लग रहा है कि रिक्वेस्टेड वर्ब का क्या है, थर्ड फॉर्म है। आगे देखते हैं, वॉज रिक्वेस्टेड टू टेक अ लीनिएंट व्यू इन द मैटर। थोड़ा समझते हैं अब इसका कि क्या ये होने वाला है। देखो, द कन्विक्शन वॉज नॉट चैलेंज्ड, कि वो जो कन्विक्शन है उसको क्या नहीं किया गया, उसको चैलेंज नहीं किया गया। एंड द कोर्ट वॉज रिक्वेस्टेड टू टेक अ lenient व्यू, द कोर्ट वॉज रिक्वेस्टेड टू टेक अ lenient व्यू इन द मैटर। ठीक है, एकदम सही लग रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है दोस्तों, सही लग रहा है कि जो है कन्विक्शन को चैलेंज नहीं किया गया और कोर्ट वॉज रिक्वेस्टेड, ध्यान देना, कोर्ट वॉज रिक्वेस्टेड टू टेक, ठीक है, हो सकता है कोर्ट, अच्छा कोर्ट हैज रिक्वेस्टेड टू चेंज नहीं होगा, कोर्ट वॉज बीइंग रिक्वेस्टेड टू टेक अ lenient व्यू। तो कोर्ट वॉज रिक्वेस्टेड मेरे हिसाब से बिल्कुल यहां पर सही होगा, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। तो कोर्ट वॉज रिक्वेस्टेड टू टेक अ lenient व्यू इन द मैटर, बिल्कुल यहां पर आपका ये पेयर बन रहा है ए और ई का। आप देखो मीनिंग इसका समझ लो कि कन्विक्शन जो है उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया, ठीक है, और कोर्ट को एक रिक्वेस्ट की गई कि वो क्या करे, वो एक एक्सक्यूज मी एक लीनियन व्यू ले। लीनियन का मतलब होता है बिल्कुल एक लिबरल व्यू ले, मतलब एक
बहुत ज्यादा कठोर सोच ना रखें, एकदम उनके ऊपर जो है एक दया रखते हुए या एक तरह से उन पर एक मेहरबानी रखते हुए उनका अपना जो डिसीजन है, ये जो मैटर है उसमें सोचे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बिल्कुल ये ए और ई हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्या दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, बी डी हमारा होगा क्या? तो देखो क्या लिखा है, इफ वी आर एबल टू पुट माइंड्स एट रेस्ट फॉर सम टाइम। ठीक है, कि यदि हम हमारा जो माइंड है, माइंड एट रेस्ट का मतलब होता है शांत रहे। ठीक है, एकदम अपने कंट्रोल में रहें, एकदम ज्यादा भटकाव में उसमें ना जाएं और एकदम शांत रहें कुछ समय के लिए, तो क्या होगा, डी वाला क्या है, इट वुड बी एब्सोल्युटली डिलाइटफुल फॉर ऑल ऑफ अस, कि ये क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा खुशहाल होना वाला है ना, बहुत ज्यादा खुशहाल होने वाला है हम सबके लिए। तो मीनिंग तो आपका समझ में आ रहा है, लेकिन यहां पर एक मैं बता दूं दोस्तों, एक एरर है। ठीक है, क्या एरर है कि देखो यहां इसकी शुरुआत कैसे हुई है, सेंटेंस की शुरुआत में आपका इफ है, और इफ जो होता है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं दोस्तों, कि इफ जो होता है उसके बाद लगाया जाता है कंडीशनल। क्या लगाया जाता है, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो इफ के बाद ऐसे दो सेंटेंस आपके चलते हैं, एक सेंटेंस होता है कंडीशनल और दूसरा जो है उसको आप बोल सकते हो मेन सेंटेंस। ठीक है, क्या बोल सकते हो, मेन सेंटेंस। अब दोनों का ग्रामर के हिसाब से एक दूसरे से रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि ये भी प्रेजेंट में होना है, अगर ये देखो इस तरीके से, अगर ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट मतलब दोनों आपका सेम टेंस में होना चाहिए। ठीक है, सरल भाषा में आप इसको ऐसे समझो कि अगर वो प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में होना चाहिए, वो अगर पास्ट में है तो वो भी पास्ट में, इस तरीके से होना चाहिए। अब यहां आप ध्यान से देखो, इफ वी आर एबल टू, बस इतना समझ लो कि ये आर जो है आपका प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है ना, ये आपका किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। अब यहां आप देखो सेकंड हिस्सा, देखो सेकंड हिस्सा हमारा डी वाला, इट वुड बी एबल टू, तो यहां अगर होता विल बी, ध्यान देना, यहां अगर होता विल बी तो हम मान सकते थे कि चलिए इसका पेयर बनता है, लेकिन यहां क्या लिखा है दोस्तों, वुड बी लिखा है, जो कि पास्ट है। भाई वुड तो पास्ट है। ठीक है ना, इसका मतलब ये आपका रॉन्ग हो गया, बी और डी आपका इसलिए रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सी एफ में क्या प्रॉब्लम है। तो देखो सी क्या लिखा है, द मेजॉरिटी ऑफ वेजिटेशन अफेक्टेड बाय कंस्ट्रक्शन, कि ज्यादातर जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन मतलब जंगल, पेड़ पौधे वगैरह, जो कि अफेक्ट हुए हैं किसके द्वारा, कंस्ट्रक्शन के कारण, बहुत ज्यादा निर्माण कार्य किया गया उसके कारण अफेक्ट हुए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, ये तो कोई मैच नहीं हो रहा है। देखो मेजॉरिटी ऑफ वेजिटेशन अफेक्टेड बाय कंस्ट्रक्शन, की ये जो वेजिटेशन है जो अफेक्ट किए गए कंस्ट्रक्शन से, इसके बाद कोई वर्ब आना था। ठीक है, कि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम वेजिटेशन की बात कर रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है उसके बाद कोई वर्ब आना था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब यहां पर है क्या, वर्ब हमारा यहां पर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, इसका मतलब ये भी आपका इस कारण से रॉन्ग हो गया। बोथ ए और बी भी आपका ऑब्वियसली रॉन्ग हो गया, नन नहीं होने वाला है, तो आंसर आपके सामने ए और ई जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है 44 कॉलम 1 का हमारा ए वाला पॉइंट पढ़ेंगे। One of the most unedifying sights in public life is, ठीक है, और उसके आगे जो है आपको मैच करना है। बी वाला पॉइंट आप देखें, all three aspects must correlate with each other। आगे देखते हैं, सी वाला पॉइंट, द जनरल पब्लिक विल लूज इंटरेस्ट इन दी प्रोसीड्यूरल। ठीक है, तो प्रोसीड्यूरल बोलो, बहुत सारे लोग इसको प्रोसीड्यूरल बोलते हैं, बट ये प्रोसीड्यूरल आप इसको ज बोल सकते हो, प्रोसीड्यूरल। ठीक है, अब कॉलम बी का ई वाला हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। एंड लिमिट देयर पार्टिसिपेशन टू जस्ट वोटिंग इन द इलेक्शंस। ई वाला पॉइंट, टेक टू ऑर्गेनाइज्ड डिसरप्शन ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस।
और एफ वाला पॉइंट फॉर अ थॉरो गोइंग प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। अब ये हमने पढ़ा, समझते हैं हम ए वाले पॉइंट को। देखो हम समझते हैं, वन ऑफ द मोस्ट अनएडिफाइंग साइट इन पब्लिक लाइफ। क्या यहां पर बोला जा रहा है कि वन ऑफ। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि दोस्तों कभी भी वन ऑफ अगर आता है तो आप समझ जाओ कि उसके बाद नाउन आपका हमेशा प्लूरल होने वाला है। तो देखो वन ऑफ द मोस्ट अनएडिफाइंग साइट, अनएडिफाइंग का मतलब बिल्कुल अनएडिफाइंग साइट्स का मतलब होता है बिल्कुल एक बहुत बढ़िया साइट, ठीक है, एक बहुत एकदम अद्भुत सेंस की यहां पर बात हो रही है। तो देखो यहां पर क्या है, वन ऑफ, उसके बाद मोस्ट अनएडिफाइंग साइट। तो ये अनएडिफाइंग आपका एडजेक्टिव है और मोस्ट जो है ये आपका एडवर्ब है। आगे बढ़ते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट अनएडिफाइंग साइट्स इन पब्लिक लाइफ, पब्लिक लाइफ में वो क्या है, वो क्या है, इज, और उसके बाद उसका आंसर, ध्यान देना। तो इज लिखा है मतलब हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद या तो कोई नाउन हो सकता है, ठीक है, या फिर नाउन फ्रेज हो सकता है, मतलब एक ऐसा नाउन और उसके साथ फिर उसका सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होगा हमारा आंसर। ए वाले को पहले टारगेट करते हैं, ए और ई होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा। वन ऑफ द मोस्ट अनएडिफाइंग साइट्स इन पब्लिक लाइफ इज, क्या होगा दोस्तों, होगा कि नहीं ई वाला। इज टेक टू ऑर्गेनाइज्ड डिसरप्शन ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस। ये कौन सी बात हुई बताओ जरा, कि वन ऑफ द मोस्ट अनएडिफाइंग साइट इन पब्लिक लाइफ इज, अरे टू टेक लगा देना था, टेक टू ऑर्गेनाइज, ठीक है, इसका मतलब ये आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। इज, देखो इसके बाद कभी भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है, बात खत्म। इसके बाद कभी भी मेन वर्ब का किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आने वाला है, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर आ सकता है, लेकिन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। इसका मतलब ए और ई आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बी और एफ। तो देखो ऑल थ्री एस्पेक्ट्स मस्ट कोरिलेट विद ईच अदर, कि तीनों एस्पेक्ट, तीनों जो फॉर्म्स है, तीनों जो तरीके हैं या तीनों जो फैक्टर है, वो एक दूसरे से क्या होना चाहिए, घुलना मिलना चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, ईच अदर। आगे देखते हैं बी के साथ एफ, फॉर अ थॉरो गोइंग प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। क्या ये होगा कि ऑल थ्री एस्पेक्ट्स, तीनों जो एस्पेक्ट्स हैं, देखो थ्री है उसके बाद प्लूरल नाउन, चलिए अच्छी बात है। मस्ट को रिलेट विद ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या होना चाहिए, को रिलेट होना चाहिए, ठीक है, को रिलेट विद ईच अदर, ठीक है। को रिलेट के साथ विद आता है, ये भी बराबर है, को रिलेट विद ईच अदर, और उसके बाद फॉर अ थॉरो गोइंग प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। तो तीनों एस्पेक्ट जो है वो एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, कोरिलेट होना चाहिए, ईच अदर, फॉर अ थॉरो गोइंग प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। किसके लिए होना चाहिए, एक थॉरो गोइंग प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के लिए होना चाहिए। तो देखो यहां कुछ ऐसा डेमोक्रेसी से कनेक्टेड तो कनेक्शन तो हमारा नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। तो फॉर अ थॉरो गोइंग प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से कोई यहां पर रिलेशन यहां पर नहीं दिखाई पड़ रहा है, कि तीनों एस्पेक्ट जो है एक दूसरे से को रिलेट होना चाहिए विद ईच अदर फॉर अ थॉरो। अब एक और चीज आप देखो, और कैसे हम इसको पता कर सकते हैं कि विद ईच अदर, विद और उसके बाद यहां पर फॉर, तो ये दोनों का आपका प्रीपोजिशन कोई कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब बी और एफ जो है ये भी हमारा नहीं होने वाला है, ठीक है ना, बी एफ भी हमारा नहीं होने वाला है। तीनों एस्पेक्ट जो है वो होना ही चाहिए एक दूसरे से। फॉर अ थॉरो गोइंग, थॉरो, देखो फॉर तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि बिल्कुल सही है, लेकिन उसके आगे थोड़ा सा जब हम बढ़ेंगे ना, आगे जब बढ़ेंगे तो फिर यहां गड़बड़ है कि थॉरो गोइंग प्रोसीजर क्या होता है ना, आपका मीनिंग वाइज जो है ये इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, ठीक है। फॉर कुछ और होता, मतलब एक तरह से, चलिए और थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूं, यहां से लेकर यहां तक आप जो है इसको हटा दो, तो क्या होगा, ऑल थ्री, तीनों एस्पेक्ट जो है मस्ट एक दूसरे से को रिलेट होना चाहिए फॉर डेमोक्रेसी। किसके लिए होना चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए। तो ये तीनों एस्पेक्ट और डेमोक्रेसी से कोई ऐसा कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, मीनिंगलेस है, ठीक
ठीक है, इसके कारण हमने बी और एफ जो है ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सी और डी का देखते हैं। देखो क्या लिखा है, द जनरल पब्लिक विल लूज इंटरेस्ट इन द प्रोसीजरल। ये जो जनरल पब्लिक है, आम जो जनता है, वो क्या करने वाली है, वो लूज करने वाली है, लॉस करने वाली है। तो वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म, क्या लूज करने वाली है, इंटरेस्ट। अच्छा, तो ये मेरे हिसाब से डबल ओ आने वाला है। ठीक है, लूज, ठीक है, लूज इंटरेस्ट इन दी प्रोसीजरल। ये देख लेते हैं प्रोसीजरल, ध्यान देना दोस्तों, इन लगा है, फिर द लगा है और प्रोसीजरल। तो ये प्रोसीजरल जो है ये आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद 100% क्या आने वाला है, यहां पर नाउन आने वाला है। ठीक है ना, एडजेक्टिव के बाद नाउन आने वाला है। तो प्रोसीजरल देखो क्या है, डी क्या है हमारा, प्रोसीजरल एंड लिमिट देयर। भाई प्रोसीजरल के बाद नाउन कहां है, नाउन मिसिंग है यहां पर। ठीक है, नाउन जब मिसिंग है तो ये नहीं होने वाला है कि जनरल पब्लिक विल लूज इंटरेस्ट इन द प्रोसीजरल एंड लिमिट देयर। भाई प्रोसीजरल मेथड हो सकता था, प्रोसीजरल मैटर हो सकता था, एंड लिमिट देयर पार्टिसिपेशन टू जस्ट वोटिंग इन द इलेक्शन। ये यहां पे होता तो सही होता, बट यहां पर नाउन मिसिंग है, इस कारण से आपका सी और डी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एडी होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा, आप लोग भी बताओ। ए वाला पॉइंट आप देखें, वन ऑफ द मोस्ट अनएडिफाइंग साइट इन पब्लिक लाइफ, की एक सबसे ज्यादा अनएडिफाइंग जो साइट है पब्लिक लाइफ में, वो क्या है, वो क्या है, इज उसका आंसर आना चाहिए। बताओ जरा क्या है, साइट इन पब्लिक लाइफ इज एंड लिमिट देयर। तो भाई इसके बाद एंड कहां से आ गया, इसके बाद कोई नाउन होता और उसके बाद एंड उसको जोड़कर हम करते तो एक बात होती। ठीक है, तो यहां भी वही समस्या है जो हमारी सी के साथ थी। इसका मतलब आपका यहां पर फोर्थ वाला भी रॉन्ग लग रहा है, और आंसर जो है दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का नन ऑफ द अबोव, मतलब कोई भी यहां पर आपका पेयरिंग नहीं बन रहा है, कोई ऑप्शन यहां पर फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ, इस तरीके से पूरा करना है, समझ के करना है। देखो अंडरस्टैंडिंग तो जो है हर जगह आपकी काम आती है, अंडरस्टैंडिंग तो इतना अच्छा पावर है कि एक बार को समझ आ गई ना तो बस फिर तो आपके वारे न्यारे हो गए, है ना, वो तो बहुत जरूरी है ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखें, आपके सामने है अगला क्वेश्चन हमारा 45 वाला क्वेश्चन, कॉलम ए का ए बी सी, ए वाला पोर्शन। पहले हम लोग पूरा इसका रीडिंग करेंगे, फिर हम इसको देखते हैं पेयरिंग कौन सा होने वाला है। ए वाला हमारा पॉइंट, बिफोर अप्लाइंग एंड एक्सेप्टिंग द अल्ट्रा एज। क्या यहां पर बोला जा रहा है कि अप्लाइंग और एक्सेप्टिंग द अल्ट्रा एज, मतलब जो अल्ट्रा एज है उसको अप्लाई और उसको एक्सेप्ट, उसको स्वीकार करने से पहले, है ना, इस तरह का इसका मीनिंग है। चलिए, ये सब के सब जो है इनकम्प्लीट है, और कहीं ना कहीं हमको मैच करना है कि किस वाले सेंटेंस से यहां पर ये कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बी वाला, दिस इज अ मेजर बिड बाय द अथॉरिटीज टू फाइंड अ सूटेबल डैश। ठीक, फिर से कि ये क्या है, एक मुख्य बिड है। बिड आप लोगों को पता होगा कि जैसे बिडिंग होती है ना, बोली लगती है, बहुत सारी ऑनलाइन बिडिंग होती है, ऑफलाइन बिडिंग होती है, तो यहां पर वही बात हो रही है, ऑक्शन जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ मेजर बिड बाय द अथॉरिटीज टू फाइंड अ सूटेबल, कि एक मुख्य मेन एक बिड है अथॉरिटीज के द्वारा टू फाइंड अ सूटेबल डैश। ठीक, आगे देखते हैं। Residents in the valley have largely been cut off from, कि residents का मतलब ये जो रहवासी है, ये जो citizens है, वहां के जो नागरिक है, कहाँ के, वैली के। वैली आप लोगों को पता है, कश्मीर घाटी जो है उसको वैली कहा जाता है। तो वहां के जो रेसिडेंट्स है वो लार्जली, ज्यादातर वो क्या हो चुके हैं, कट ऑफ हो चुके हैं। कट ऑफ का मतलब है अलग हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है ना, सेपरेट हो चुके हैं कहां से, फ्रॉम डैश से। ठीक है, अगला पढ़ लेते हैं एक बार। देखो क्या लिखा है, डी वाला, बायर फॉर द कंपनीज स्क्रैप एंड अदर थिंग्स। ये लिखा हुआ है कि बायर, बायर मतलब जो खरीदार जिसको कहते हैं कंपनीज के लिए,
कंपनी स्क्रैप, कंपनी के, अच्छा ये यहाँ पर एक ऐसा होगा, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, कंपनी स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब होता है उसके जो भी जो फालतू के जो सामान है, उसके जो डेब्रीज हैं या जो भी ऐसी अनयूजेबल थिंग्स है ना। स्क्रैप का मतलब होता है अनयूजेबल थिंग्स या मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल जो काम में नहीं आ रहे हैं और दूसरी चीजें जो है उसकी बात हो रही है कुछ ना कुछ, ठीक है। ई वाला आप देखो, अक्यूज्ड इन द एनकाउंटर केस केम टू अ कॉन्सेंसस, क्या मतलब है इसका? अक्यूज्ड इन द एनकाउंटर केस की, जो कि अक्यूज किया गया, जिस पर इल्जाम मढ़ा गया, उस एनकाउंटर के केस में केम टू अ कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब होता है समझौता, है ना, एक समन्वय या आपसी जो है आपसी क्या बोल सकते हो कि दोनों का मिलाप, है ना। कॉन्सेंसस समझौता आप सही वर्ड है इसके लिए, तो समझौता, ठीक है, ये कॉन्सेंसस का मीनिंग होता है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या लिखा है? शार्पनेस एंड स्किल ऑफ द रेडियो कमेंटेटर टू एक्सेप्ट। यहां पर किसकी बात हो रही है? शार्पनेस की, एकदम बारीकी की बात हो रही है और कला की बात हो रही है रेडियो कमेंटेटर जो है उसकी, ठीक है, टू एक्सेप्ट, कुछ एक्सेप्ट करने के लिए, इस तरह से। चलिए, तो ये हमने रीडिंग किया, अब हम देखते हैं किसका पेयरिंग बन रहा है। आप लोग बताओ, चलो मैंने आप लोगों को समझा भी दिया कौन सा होना चाहिए, सीई होना चाहिए या एएफ होना चाहिए या बीडी होना चाहिए या दोनों, सेकंड और थर्ड जो है वो दोनों आपके सही हैं। बताएं दोस्तों, थोड़ा सा आप भी कोशिश करें, ठीक है, कोशिश करें। वन वे कम्युनिकेशन है तो आप लोगों के कमेंट्स तो मैं नहीं देख पाऊंगा, है ना, और जवाब भी, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं मैं भी आपको फील कर सकूं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग भाई जिन्होंने आंसर पहले से, जिनको पता चल गया है, बहुत अच्छी बात है, बट हमारी तो कोशिश है कि हम पूरा डिटेल से इसको समझें। क्वेश्चन तो एक मीडियम है, ठीक है ना, कोई प्रश्न जो है दोस्तों यहाँ पर एक मीडियम है। मेन मेरी कोशिश होती है कि आपको मैं कंसेप्ट वाइज, कंसेप्ट बेस्ड आपको समझाऊं, ताकि फ्यूचर में इस कुछ अलग तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं या मैच द कॉलम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, बिफोर अप्लाइंग एंड एक्सेप्टिंग द अल्ट्रा एज, क्या होगा? ए के साथ कौन सा है? देखो, ए के साथ एफ को हमको मिलाना है। मिल रहा है क्या? बताओ, मैचिंग हो रहा है? अब अप्लाई और एक्सेप्ट अल्ट्रा एच को, ठीक है। अल्ट्रा एच क्या है? ध्यान देना, अल्ट्रा एच हमारा एक नाउन है और यहां पर ये हमारा क्या है? बिफोर अप्लाइंग एंड एक्सेप्टिंग, क्या? द अल्ट्रा एच, मतलब यहां पर ये हमारा सब्जेक्ट भी है, ठीक है, कि ये इसको अल्ट्रा एज को एक एक्स्ट्रा, इसको आप एक एक्स्ट्रा कदम बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको अप्लाई और इसको क्या करने के पहले, एक्सेप्ट करने के पहले क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? शार्पनेस एंड स्किल ऑफ द रेडियो कमेंटेटर टू एक्सेप्ट, इस तरीके से होगा क्या? तो बिफोर अप्लाइंग एंड एज, अच्छा ऐसा लग रहा है दोस्तों कि यहां से लेकर यहां तक ये आपका एक फ्रेज है। क्या है? एक फ्रेज है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके बाद में पूरा का पूरा एक नया सेंटेंस शुरू होना चाहिए, नए वाक्य की शुरुआत होना चाहिए। और नए वाक्य की शुरुआत जनरली किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट हम किसको मानते हैं? नाउन को मानते हैं। मतलब क्या कोई नाउन आ रहा है यहां पर? बताओ जरा। तो यहां पर क्या लिखा है? देखो एफ में, शार्पनेस एंड स्किल। शार्पनेस और स्किल किसकी? ऑफ अ रेडियो कमेंटेटर। ये तो ठीक लग रहा है, ठीक है, मतलब नाउन हमारा सब्जेक्ट की तरह तो काम कर रहा है, ठीक है, रेडियो कमेंटेटर। लेकिन यहां टू एक्सेप्ट ये इनकम्प्लीट है ना, यहां पर कोई कंप्लीट सेंस हमारा पूर्ण, इसका जो मतलब है, मीनिंग है, वो निकलकर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ए और एफ आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ए एफ हमने क्या करा? कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या होने वाला है। सीई का होगा क्या दोस्तों? बताओ जरा। देखो, रेसिडेंट्स इन द वैली हैव लार्जली बीन कट ऑफ, कि जो रहवासी है वैली के, घाटी के, वो बहुत ही बड़े तौर पर, बड़े स्तर पर जो है वो सेपरेट हो चुके हैं, उनसे विभाजित हो चुके हैं। कहां से? फ्रॉम। अब फ्रॉम के बाद क्या आने वाला है? फ्रॉम कोई नाउन आएगा, फ्रॉम के बाद कोई नाउन आ सकता है। तो देखो क्या लिखा है ई में, फ्रॉम अक्यूज्ड इन द एनकाउंटर केस केम टू अ कॉन्सेंसस। अच्छा, क्या बोला जा रहा है कि रेसिडेंट्स जो है वैली के, वो बहुत ही
बड़े स्तर पर कट ऑफ हो चुके हैं। कहां से? अक्यूज्ड से, फ्रॉम अक्यूज्ड इन द वैली। तो अक्यूज्ड जो है ये तो वर्ब का यहां पर आपका थर्ड फॉर्म है, ठीक है, और ये यहां पर किसी भी प्रकार से नाउन का काम नहीं कर रहा है, ठीक है, यहां पर नाउन का काम ये नहीं कर रहा है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना दोस्तों। तो वैसे भी आपका मीनिंग भी इसमें फिट नहीं हो रहा है कि यहां हम वैली की बात कर रहे हैं, कट ऑफ की, रोड की कोई प्रॉब्लम होगी, बर्फबारी कुछ होगी, इस तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, और यहां कुछ और मीनिंग का सेंटेंस है, अक्यूज्ड इन द एनकाउंटर केस का जो अक्यूज्ड है, और वो भी क्या हुआ कि इस समझौते पे आया, तो ये कुछ और ही मीनिंग जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका नहीं होने वाला है, मतलब आपने क्या किया, सी और ई भी कैंसिल कर दिया। तो आंसर आप लोगों को काफी सारे बच्चों के दिमाग में है, आंसर मैं ऑलरेडी बता सकता हूं। चलिए बीडी का बताओ आप लोग होगा कि नहीं। बीडी में आप देखो, दिस इज अ मेजर बिड बाय द अथॉरिटीज टू फाइंड अ सुटेबल। देखो बहुत बढ़िया ट्रिक है, बहुत बढ़िया हिंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखो यहां क्या लगा है, सुटेबल, और सुटेबल के जस्ट पहले क्या है, आर्टिकल है, क्या है दोस्तों, आर्टिकल है, और सुटेबल जो है ये आपका एडजेक्टिव है। तो 100% यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर आपका कोई नाउन आना चाहिए, और ऐसा कैसा नाउन, उसका सेंस भी देखो, सुटेबल मतलब बिल्कुल अप्रोप्रिएट, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव सेंस का नाउन आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सुटेबल जो है वो पॉजिटिव वर्ड है। बताओ जरा क्या होगा। तो यहां पर बी के साथ क्या है, डी है, तो बायर, खरीदार, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और एक और अच्छी मजेदार बात देखो, अ है, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नाउन एक वचन होना चाहिए। देखो इसमें सारी खासियत है, नाउन है और सिंगुलर नाउन है और नॉर्मल सेंस है, मतलब पॉजिटिव है। तो पढ़ते हैं, देखो, तो दिस इज अ मेजर बिड बाय द अथॉरिटीज टू फाइंड अ सुटेबल बायर फॉर द कंपनी स्क्रैप एंड अदर थिंग्स। बिल्कुल यहां पर ये परफेक्ट हमारा होने वाला है कि ये एक बहुत मेजर, एक बड़ी बिड है, बड़ा एक बोली है अथॉरिटीज के द्वारा कि एक वो सूटेबल, एकदम परफेक्ट खरीदार ढूंढे, ठीक है, उनका जो स्क्रैप है, कंपनी की जो दूसरे मटेरियल्स हैं, जो अनयूजेबल मटेरियल्स हैं, जो चीजें हैं, उसको बेचने के लिए। तो मीनिंग वाइज भी यहां पर बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब बी और डी दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी डी इज योर राइट आंसर। अब देखो 2 और 3 दोनों तो नहीं है, 2 नहीं है, इसका मतलब फोर्थ वाला आपने कैंसिल कर दिया, नन नहीं होने वाला है, और आंसर आपके सामने, ठीक है दोस्तों। बी डी जो है वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं लेक्चर्स को। इसी तरीके से हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल स्टडी होने वाली है दोस्तों, बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।